हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7 के इंटेक्स क्वेश्चंस। तो चैप्टर 7 इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा, जो हमने प्लांट्स में पढ़ा। और अगर आपसे कोई भी वीडियो इसकी मिस हो चुकी है तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट इंटेक्स क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो पेज वाइज मैंने स्टैम्प्स डाल दी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपके उस पेज का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद इंटेक्स पेज 119 के क्वेश्चंस। सबसे पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? याद हो तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा बिल्कुल पहला टॉपिक था, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअल में होता क्या, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एक सडन एक्शन होता है, एकदम सडन एक्शन होता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज़ यहाँ गर्म पड़ी है जो आपको चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, उस नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ के पास जब हमारे रिसीव यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो फटाफट से इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड से अटैच जो न्यूरॉन होती है, फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन लेकर जाना, फिर इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आना कि हाँ जी अपना हाथ हटा लो। और ये रिएक्शन जो होता है बहुत सडन रिएक्शन होता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने ब्रेन तक हम नहीं पहुंचे हैं, हमने सोचा नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस नहीं हुआ, दैट इज अ रिफ्लेक्स सडन एक्शन। जबकि वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे होगे तो वो कैसा एक्शन होगा, आप सोच समझ के वॉक कर रहे होगे, है ना। ऐसे तो नहीं कि चल पड़े बस ऐसे चल पड़े, नो। आप आगे देखेंगे कि आपका जो स्टेप है वो कहीं गलत जगह पे तो नहीं रखा, आप डिसबैलेंस तो नहीं हो जाओगे। तो यानी कि वॉकिंग करते हुए आपका ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या होगा, आपका वॉलेंट्री एक्शन होगा। वॉलेंट्री एक्शन मतलब सोचा समझा हुआ एक्शन होगा, जबकि ये जो होगा ये सडन एक्शन होगा। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो सडन होते हैं, यानी कि बहुत क्विक होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, यानी कि हमने अपनी सोच समझ के नहीं, एकदम से अनकॉन्शियसली करते हैं। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है समथिंग इन द एनवायरनमेंट। जैसे समथिंग इन द एनवायरनमेंट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि किसी गर्म चीज़ के पास अगर आपका हाथ है तो आप फटाफट से हाथ अपना पीछे खींचेंगे। ठीक है, तो दैट इज समथिंग रिस्पॉन्ड टू समथिंग इन एनवायरनमेंट। जबकि जो वॉकिंग होती है वो एक अनकॉन्शियस नहीं होता। अनकॉन्शियस का मतलब कि हम ऐसे बेहोश होकर तो नहीं चल रहे होते ना। ठीक है, ये एक सोचा समझा एक्शन होता है, वॉलंटरी एक्शन होता है, जो ह्यूमन ब्रेन से कंट्रोल होता है। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से होता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर न्यूरॉन, यानी कि ये सिर्फ यहीं तक रह जाता है, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस एट सिनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब याद होना चाहिए सबसे पहले तो सिनैप्स क्या होते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ जी टू न्यूरॉन के बीच में जो सिनैप्स होते हैं वहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है। तो याद करिए, हमने फर्स्ट ही लेक्चर में न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होती है, नर्व सेल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन और ऐसे ट्रैवल करती है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। अब न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल नर्व्स में कैसे ट्रैवल कर रही है, नर्व्स में नर्व्स की तरह ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी टिप्स पर क्या जनरेट होता है, एक केमिकल जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वो जाता है डेंड्राइट्स के थ्रू, डेंड्राइट से जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि सेल बॉडी में जाता है, उससे फिर एक लॉन्ग सी ट्यूब यानी कि एक्सन से जाता हुआ नर्व एंडिंग में जाता है। अब एक सेल तो होगा नहीं, बहुत सारे सेल होंगे, तो इससे नेक्स्ट एक और सेल पड़ा होता है। तो नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड सिनैप्स। अब यहाँ एक्चुअल में सिनैप्स में हो क्या रहा है, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से आ रही है, यहाँ से जाती जाती जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने होती है, यानी कि नर्व एंडिंग से डेंड्राइट से आगे जब ट्रांसफ़र होनी होती है, वो जो सिनैप्स में एक केमिकल जनरेट होता है, एक केमिकल सिक्रीट होता है। उस केमिकल से क्या होता है, इनके बीच का जो गैप होता है ये एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो केमिकल होता है वो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र हो जाता है। वैसे इस केमिकल को नाम हम देते हैं
न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में न्यूरोट्रांसमीटर्स का कोई वर्ड नहीं है, तो अगर आप इसको यूज़ नहीं भी करेंगे, सिंपल एक केमिकल बोल देंगे कि हाँ ये केमिकल सीक्रेट होता है, तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो हमने इसका आंसर लिखा है कि जो इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप, यही डेंड्राइट टिप से जो इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ जाती है? सेल बॉडी में जाती है। तो सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं। वो कहाँ जाती है? डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन टू द एंड। तो वो जो इंफॉर्मेशन है जिसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह रहे हैं, वो सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग तक आती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करती है एट द एंड ऑफ एक्सॉन, जो गैप क्रॉस कर देती है और स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो यहाँ आते आते एक केमिकल सिक्रीट होता है और फिर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक गैप जो है उसको क्रॉस कर लेती है, तो एक नर्व से दूसरी नर्व तक पहुँच जाती है। फिर आता है कि साइनेप्स जो होता है फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स। तो साइनेप्स क्या करता है? एक तरीके से डिलीवरी का काम करता है एक न्यूरॉन से दूसरे सेल्स में इम्पल्स को पहुंचाने का। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस, ठीक है। पॉस्चर एंड बैलेंस कैसे का क्या मतलब है कि अगर आप खड़े हैं, ठीक है, तो आप एकदम खड़े हैं तो आपको पता है कि मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँगा तो मैं गिरूंगा नहीं, ये बैलेंस रहेगा। इस चीज़ के लिए आप क्या है, प्रिपेयर है। लेकिन एक छोटा बच्चा जो होगा उसको खड़े करने के लिए हमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप होगा तभी उसको अपनी बॉडी को मेंटेन करना आएगा, ठीक है। तो ये जो काम होता है ये ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? तो याद करिए, हमने सेकेंड वीडियो में अबाउट ह्यूमन ब्रेन पढ़ा था। ये रहा हमारा ह्यूमन ब्रेन, जिसके मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया था कि कैसे बनाना है। ऑल्सो इसके हमने डिफरेंट हमने पार्ट्स भी पढ़े थे। और देखिए किस पार्ट में पॉस्चर एंड बैलेंस था। हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो पहला पार्ट था दैट इज सेरेबेलम, वो मेंटेन करता है पॉस्चर एंड बैलेंस। तो कहाँ है हमारा सेरेबेलम? ये रहा, ये पिंक कलर का मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, सेरेबेलम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट इज सेरेब्रम एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेबेलम, दिस पिंक पार्ट, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी के पॉस्चर एंड बैलेंस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन जो मेंटेन करता है पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। ठीक है, चाहे अगरबत्ती की स्मेल हो या किसी भी चीज़ की स्मेल हो, तो आपको स्मेल कैसे आती है? हमारे सेंस ऑर्गन से आते हैं। सेंस ऑर्गन्स को हम इसमें क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और याद करिए, हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में जब हमने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ी थी तब मैंने आपको रिसेप्टर्स के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो रिसेप्टर्स के बारे में, जैसे यहाँ पर टच का रिसेप्टर था, ठीक है, टच का मतलब थिग्मो था, दैट इज स्किन का रिसेप्टर था। और देखिए, फोटो रिसेप्टर आइस में होते हैं, फोनो ईयर्स में होते हैं, गैस्ट्रेटरी टंग में होते हैं, ऑल्फैक्टरी नोज में होते हैं। तो स्मेल कहाँ से लेते हैं हम? नोज से, यानी कि वहाँ रिसेप्टर्स कौन से प्रेजेंट है? ऑल्फैक्टरी। तो क्या लिखेंगे कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं, जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, चाहे कोई भी स्मेल हो। यहाँ पर अगरबत्ती बोला है, एंड ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचाते हैं? ब्रेन की तरफ। तभी आपको पता चलता है अच्छा ये इस चीज़ की स्मेल है। तो कई बार आपको पता होता है ना, फैमिलियर सी स्मेल लग रही होती है कई बार, राइट। तो वो क्या होता है, हमारी ब्रेन मेमोरी में सेव हुई होती है कि हाँ जी ये पर्टिकुलर स्मेल इसी चीज़ की है, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम किसका हो गया? एक तरीके से रिसेप्टर्स ने कहाँ रिसीव करी और फिर कहाँ ट्रांसमिट कर दी? ब्रेन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी, जिसकी वजह से हम स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? याद करिए, हमने अभी अभी पहला क्वेश्चन रिफ्लेक्स एक्शन का किया। तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो सारा कंट्रोल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड करती है ना। तो ब्रेन क्या काम कर रहा है? ब्रेन ने तो कोई काम नहीं किया, है ना। लेकिन आप खुद बताइए मुझे, क्या जब आपको ऐसे कभी ऐसे कोई भी चीज़ आपको हार्म पहुंचाने लगती है, ठीक है, आपने ऐसे हाथ अपना पीछे कर लिया, तो इस पूरे प्रोसेस में आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन
5 मिनट के बाद अगर आपका ऐसे फ्रेंड आता है तो आप कहोगे ना यार मेरा भी तो हाथ जलने वाला था, है ना, अब मैंने बस फटाफट से अपने हाथ को ना पीछे कर लिया, मेरा हाथ अभी जलने वाला था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्रेन के अंदर वो मेमोरी क्या हो गई, स्टोर हो गई, एक तरीके से वो नॉलेज स्टोर तो हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ है एक्चुअली में, सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन लेके गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड ने आगे रिस्पॉन्ड भी कर दिया, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन तो दी ही, बट साथ में इन्फॉर्मेशन दी ब्रेन को। अब ब्रेन ने उसको एज नॉलेज रख लिया अपने पास, लेकिन रिस्पॉन्ड में उसका कोई काम नहीं था, ब्रेन का रिस्पॉन्ड करने में कोई काम नहीं था। रिस्पॉन्ड किया स्पाइनल कॉर्ड की मोटर न्यूरॉन ने, जबकि ब्रेन ने सिर्फ उसको एज अ नॉलेज, एज अ मेमोरी अपने पास रख लिया। ठीक है, तो ये होता है रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसको लिखेंगे कैसे हम? तो रिफ्लेक्स एक्शन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, हाउएवर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टिमुली आल्सो गोज टू ब्रेन, ब्रेन तक भी जाती है उसको अवेयर करने के लिए और उसको नॉलेज स्टोर करने के लिए इन ब्रेन्स मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको आंसर दिया है। तो अब करते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 122 के। तो इंडेक्स क्वेश्चन पेज 122 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। तो हमें अच्छे से पता है कि प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई ब्लड नहीं होता, कोई नर्व्स नहीं होती हैं, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इनका नाम फाइटो हार्मोन्स भी होता है। प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या होता है? फाइटो हार्मोन्स होता है। ये क्या करते हैं? ये केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से इनका क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, ऑल्सो मान लेते हैं कि अगर ये एक जगह पे, मान लो ये कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से, मान लो जैसे लीफ है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी एक जगह पे प्लांट बॉडी के वो हार्मोन सिक्रीट हुआ है, लेकिन वो अपने आप ही दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। जैसे मैंने आपको एक बार वो पहले भी बताया था कि जैसे हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ा था, तो प्लांट्स में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये प्लांट है, मान लो टच मी नॉट प्लांट है, इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे टच करती हूँ, चाहे मैंने यहाँ टच किया है, हार्मोन यहाँ सीक्रेट हुआ है, लेकिन वो बंद अपने आप ही होगा, जरूरी नहीं है वो यहीं से बंद होगा, वो अपने तरीके से ही बंद होगा। ठीक है, टच मी नॉट वही प्लांट होता है, टच करो तो बंद हो जाते हैं, 10-15 मिनट बाद अपने आप वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि प्लांट हार्मोन किसी एक सेक्शन पर बनता है, लेकिन वो अपने आप पूरी बॉडी में या फिर वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर उसको जाना है। जैसे मान लो अगर अब इसको टच मी नॉट प्लांट को छोड़ दो, अगर किसी नॉर्मल लीफ की हम बात करते हैं, उसको ग्रो करना है, ठीक है, उसको ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए मान लो चाहे हार्मोन यहाँ पर है, तो जो ग्रो कैसे होगा तो ग्रो ऐसे पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि कहाँ, जहाँ मर्जी किसी भी सेक्शन में सीक्रेट हो जाए वो हार्मोन, लेकिन वो कहाँ पर जाता है, जहाँ पर उसको नीडेड होता है। तो इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो प्लांट हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट्स के अंदर। वो दे आर मेड इन वन सेक्शन ऑफ प्लांट्स बॉडी, एक सेक्शन में बनते हैं एंड देन वो मूव कर जाते हैं अदर पार्ट में जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टूवर्ड्स द लाइट। इसका क्या मतलब है कि मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, अब सेंसिटिव प्लांट की कौन सी बात हो रही है, इसी प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि ये, इसको मैंने ऐसे टच किया और वो अपने आप क्या हो गया, बंद हो गया, तो क्या ये कोई ग्रोथ किया? नहीं, ये कोई ग्रोथ नहीं किया, और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जबकि अगर वो कह रहे हैं कि शूट टूवर्ड्स लाइट, शूट का मतलब स्टेम्स जब लाइट की तरफ मूवमेंट करती हैं तो वो क्या होती हैं, स्टेम्स ग्रो करती हैं लाइट की तरफ, लाइट ऊपर है, सनलाइट ऊपर है, इसको हम फोटोट्रोपिज्म भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, यहाँ सनलाइट है, ये जो शूट्स हैं, स्टेम्स हैं, ये ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो ग्रो करने वाला क्या हुआ, ये तो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ हुआ। ठीक है, दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड इसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं और इसको हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो हम इसका अब आंसर कैसे लिखेंगे?
तो मूवमेंट्स ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट उसको हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, हमने अभी भी पढ़ा, जो किस वजह से होती है, टर्जर चेंजेस की वजह से होते हैं। टर्जर चेंजेस का मतलब क्या होता है, जो फ्लूइड प्रेशर की वजह से होते हैं। फ्लूइड प्रेशर जैसे कि मैंने प्लांट को ऐसे ऐसे टच किया तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, वहाँ पर एक हार्मोन क्रिएट हो गया, तो वो एक तरीके से क्या था, फ्लूइड था, तो उसने अंदर प्रेशर क्रिएट करा, तो दिस इज टर्जर चेंजेस, जिसे हम कहते हैं ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो चेंजेस आते हैं। जबकि जो मूवमेंट होती है शूट्स में वो लाइट की तरफ होती है, उन्हें हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, हमने अभी पढ़ा। ट्रॉपिक मूवमेंट स्लोअर होती हैं। स्लोअर मतलब कि अब जब जैसे वो ग्रो करेगी तो ग्रो करने में तो उसको 1-2 साल लग ही जाएंगे ऑब्वियसली स्टेम्स को ग्रो करने में, तो वो स्लोअर होती हैं। जबकि नास्टिक मूवमेंट क्विक एंड रैपिड होती हैं। क्विक रैपिड, हमने क्या किया, प्लांट को टच किया, वो बंद हो गया, 10-15 मिनट बाद अपने आप खुल गया, तो वो क्या हो गई, क्विक। ये क्या हो गई, स्लोअर हो गई। तो ये था क्वेश्चन सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। तो याद करिए, हमने जब प्लांट हार्मोन्स पढ़े थे, ये एक बार हम देखते हैं, याद करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जैसे उन्होंने सिर्फ एक प्लांट हार्मोन में जो ग्रोथ का पूछा है, बाकी आप दूसरे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये थे प्लांट हार्मोन्स जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, आइथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ वाले थे, ग्रोथ प्रमोटर्स, वो 3 ये थे। ग्रोथ इनहिबिटर्स जो थे ये 2 थे, ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। बट ग्रोथ में भी सबसे जो मेन था वो क्या था, ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ लिटिल बर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो ये कौन सा हार्मोन होता है, दिस इज ऑक्सिन। ऑक्सिन जो किस पे प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है। अब टिप पे प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली वहीं से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज ऑक्सिन हार्मोन, जो क्या करता है, जो प्रमोट करता है ग्रोथ को। तो हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज ऑक्सिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ। देखो कैसे ऑक्सिन प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ स्पॉट। अब याद करिए टेंड्रिल क्या था, जैसे कि जब एक कोई बेल लगानी होती है, ठीक है। अब जब बेल हमने लगाई है कोई ना कोई, वो क्या करते हैं, अगर हम स्टिक ऐसे रख देते हैं तो वो बेल जो होती है इसकी राउंड 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 ऐसे घूमने लग जाएगी। अब अगर मैं स्टिक को ऐसे कर दूं और प्लांट मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, प्लांट यहाँ लगा दिया, तो अब यहाँ प्लांट ऐसे करते 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 इधर चला जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ उसको टच मिलता रहेगा वो वहाँ वहाँ पर ग्रो करता रहेगा। इस टच वाली ग्रोथ को हम क्या कहते थे, थिग्मोट्रोपिज्म कहते थे। याद करिए इसको, हमने ये पढ़ा भी था, थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने मनी प्लांट्स, ठीक है। तो मनी प्लांट में क्या है, जैसे हमने ये प्लांट लगाया तो ये स्पॉट लगा दी, तो इसके थ्रू थ्रू ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसे हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम्स और लीव्स होती हैं, जो एक तरीके से मॉडिफाइड क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये वो स्टेम्स और लीव्स होती हैं जो टच के थ्रू ग्रो करती हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, ओके। एंड अब क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सिन कैसे टेंड्रिल को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होता है एक्चुअल में। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर जैसे मान लो सनलाइट है, ठीक है, इधर सनलाइट है, तो अब यहाँ पर ऑक्सिन इसको टेंड्रिल्स को ऐसे ग्रो कैसे करवाता है वो देखना है हमें। तो क्या होता है एक्चुअल में, जैसे जो हमारा टेंड्रिल होता है, ठीक है, जैसे कि ये टेंड्रिल है, ये यहाँ पर राउंड हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये राउंड हुआ है, ऑक्सिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, ऑक्सिन स्पॉट की साइड में ना प्रोड्यूस होकर स्पॉट की दूसरी वाली साइड में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे मान लो ये हमारी स्पॉट है, ठीक है, और हम ये टेंड्रिल ले लेते हैं। मान लो यहाँ से इसको ऐसे 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 जाना है, ठीक है, ये टेंड्रिल हो गई, ओके। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो ऑक्सिन है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सिन टेंड्रिल की स्पॉट की साइड में ना प्रोड्यूस होकर उसकी ऑपोजिट साइड में प्रोड्यूस हो रहा है। स्पॉट वाली साइड में ना होके उसके अवे वाली साइड में प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ ऑक्सिन प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये लॉन्गर हो जाएगी साइड, ये लॉन्गर होगी तो क्या करेगी, लंबी होकर आगे क्या करेगी, सर्कुलर टर्न ले लेगी। क्यों, क्योंकि उसके स्पॉट की साइड में तो ऑक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसकी अवे साइड में हो रहा है। तो जैसे वो अवे साइड में ये लॉन्गर होती रहेगी, ये लॉन्गर होती रहेगी, फिर अगली लॉन्गर होती रहेगी, जिसकी वजह से वो ऐसे स्पॉट में ऐसे जाते 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 ऐसे टर्न ले लेती है। तो इन शॉर्ट हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सिन होता है वो स्पॉट की साइड में ना प्रोड्यूस होकर उसकी अवे वाली साइड में प्रोड्यूस होता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे, When a tendril is in contact with spore, more oxygen diffuse towards the side of tendril away from the spore.
ठीक है। तो जो स्पोर्स की दूसरी साइड पे है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द टेंड्रिल विच इज अवे फ्रॉम द स्पोर्ट। अब जो स्पोर्ट से दूसरी साइड पे है वो ज्यादा ऐसे लॉन्गर ग्रो कर जाएंगे, जिसकी वजह से टेंड्रिल्स हमें कैसे दिखाई देते हैं, बेंड हुए दिखाई देते हैं, या कह सकते हैं बाइंड हुए दिखाई देते हैं स्पोर्ट से, इनके स्पोर्ट से ऐसे बाइंड हुए हुए हैं, ठीक है, बंधे हुए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट ट्रोपिज्म्स की बात करी थी, ठीक है। हमने बात करी थी हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट या रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स वाटर, ठीक है, वाटर की तरफ रिस्पॉन्ड होना इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। और हम कह रहे थे जैसे कि यहाँ पे ब्लू से मैंने वाटर दिखाया था, तो रूट्स जो है, रूट्स वाटर की तरफ ग्रो कर रही हैं, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। स्टेम्स वाटर के अवे ऑपोजिट साइड जा रही है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये तो था हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन हमें यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बताना है करके और बताना कि हाँ जी एक्चुअली में हाइड्रोट्रोपिज्म एग्जिस्ट करता है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, तो हम इसमें एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि हाइड्रोट्रोपिज्म जो होता है वो एक रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स वाटर। अब एम, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट्स लिखने हैं। एम क्या है कि हम हाइड्रोट्रोपिज्म को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में हमने क्या किया, सबसे पहले प्लेस जर्मिनेटिंग सीड्स इन मॉइस्ट सॉडस्ट कंटेनिंग इन अ सीव, कंटेन्ड इन अ सीव। सबसे पहले कि हमने एक जर्मिनेटिंग सीड्स, जो सीड्स फूटते हैं, ठीक है, जर्मिनेट होते हैं, उसको हमने कहाँ रखना है, मॉइस्ट सॉडस्ट में। मॉइस्ट सॉडस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में बोले तो हम कहते हैं बुरादा, ठीक है, यानी कि एक ऐसी डस्ट, यानी कि एक ऐसी मिट्टी जिसके अंदर हम बो सकते हैं, दैट इज अ सोडस्ट, ठीक है, जिसको हमने एक सीव में यानी कि एक छन्नी के अंदर रख दिया। तो हमने एक छन्नी के अंदर हमने क्या रखा है, एक ऐसी मिट्टी रख दी है जिसके अंदर हमने सीड्स को रख दिया है। सीड्स यानी कि जर्मिनेटिंग सीड्स, जो सीड्स जर्मिनेट होंगे उनको हमने रख दिया है, ठीक है। हमने फिर देखा कि ऑब्जर्व हमने क्या किया कि जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स आपको पता होना चाहिए, सीड्स का वो पार्ट जो रूट्स बनता है, ठीक है, सीड्स का वो पार्ट जो किस में कन्वर्ट होता है, रूट्स में, ठीक है। और आपको पता होगा सीड्स का वो पार्ट जो शूट्स में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल्स कहते हैं, ठीक है, और रेडिकल्स रूट्स वाले पार्ट को कहते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो जो रेडिकल हैं सीड्स के, वो क्या करेंगे, वो ग्रेविटी की वजह से वो बाहर की तरफ निकलना शुरू करेंगे, ग्रो करना शुरू करेंगे। और दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ ग्रोथ के बाद रेडिकल्स बेंट बैक एंड एंटर द सॉडस्ट अगेन। फिर से वो देखते हैं जैसे वो नीचे की तरफ तो आ रहे थे, बट कुछ ग्रोथ के बाद वो फिर से वापस ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि जो रूट्स हैं वो आपकी हाइड्रोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म दोनों शो कर रहा है। जियोट्रोपिज्म यानी कि अर्थ की तरफ, यानी कि ग्रेविटी की तरफ जो वो शो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्रो करे हैं वो करे हैं ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ की तरफ ग्रो कर गए। लेकिन यहाँ पे फिर वापस बेंड कर गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो वाटर था, तो ये किसकी वजह से शो कर गए, हाइड्रो, यानी कि हाइड्रोट्रोपिज्म यहाँ पर शो कर गया इन्होंने जियोट्रोपिज्म। जब वापस जा रहे हैं वो शो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। यानी कि हमें ग्रेविटी नहीं चाहिए, हमें ज्यादा पानी चाहिए, तो पानी की वजह से वो दोबारा ग्रो कर गए वापस सॉडस्ट की तरफ। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये तो दोनों ट्रोपिज्म शो कर रहे हैं। ऑल्सो हाइड्रोट्रोपिक रिस्पॉन्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन जियोट्रोपिक रिस्पॉन्स। अगर जियोट्रोपिक रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता तो ये तो नीचे लटकते रहते, ठीक है, लेकिन क्या हो रहे हैं, ये बाहर निकलते हैं लेकिन फिर से सर्कुलर मूवमेंट में वापस अंदर जाते रहते हैं। और अगर आप देखिए, अगर ये एग्जाम्पल की बजाय अगर आप ध्यान से समझते हैं, जब हम एक छन्नी के अंदर स्प्राउट्स डालते हैं, ठीक है, या घर में भी कोई चीज़ बोते हैं, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि वो रूट्स बाहर तो निकल रही हैं लेकिन निकलते निकलते वापस सर्कुलर टर्न होके वापस ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो उसका मतलब क्या हो कि वो पानी की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, जिसका मतलब क्या है कि हाइड्रोट्रोपिज्म जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है जियोट्रोपिज्म से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 125।
तो अब पेज नंबर 125 के क्वेश्चंस क्या कहते हैं, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। अब एनिमल्स का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि यू नो दैट एनिमल्स के अंदर कैटेगरी आती है मैमल्स की, मैमल्स के अंदर आते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हमारे अंदर कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस होता है, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि केमिकल, हमारे अंदर कौन से केमिकल जनरेट होते हैं, दैट इज हार्मोन्स। अब हार्मोन्स जो निकल रहे होते हैं उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और वो सिस्टम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में कैटेगरी मैमल्स की, उसके अंदर ह्यूमन बींग्स, जिसके अंदर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो होता है वो दो तरीके के होता है, एक एंडोक्राइन होता है, एक एक्सोक्राइन होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से मतलब कि वो केमिकल्स, वो चीज़ें जो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज होती हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन। अब जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होती हैं उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन। तो ये सारी डिटेल को हम छोटी से क्वेश्चन में कैसे सम अप करेंगे। तो इन एनिमल्स हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है, एंड द सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। दे रेगुलेट मैनी फंक्शंस। और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं, ग्रोथ का, मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर कैसे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, रिप्रोडक्शन का हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऑल्सो द नर्वस एंड द हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। नर्वस हमारी वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, आगे से हार्मोनल सिस्टम कौन सा हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा परफॉर्म करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। प्रॉपर कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेट होता है एनिमल्स के अंदर, किसकी वजह से, इन दो सिस्टम्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Why is the use of iodized salt advisable? तो याद करिए जब हमने ग्लैंड्स के बारे में, हम डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे अंदर एक और ग्लैंड होती है, दैट इज़ अ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो होता है वो हार्मोन सिक्रीट होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो किसकी वजह से निकलता है, वो विद द हेल्प ऑफ आयोडीन की वजह से निकलता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन की वजह से निकलता है। अब अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर यहाँ पर आयोडीन अगर कम होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट होगा। अब ये थायरॉक्सिन काम क्या कर रहा है, वो हमारे अंदर प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा है, एक तरीके से बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अगर आयोडीन ही नहीं होगा तो थायरॉक्सिन जो होगा वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, और आपको पता भी होगा इसकी वजह से एक डिसीज़ भी हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड गॉइटर डिसीज़ भी हो जाता है, ठीक है। तो थायराइड से निकल रहा है थायरॉक्सिन विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी, तो थायरॉक्सिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसका अच्छे से काम करना क्या है कि वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आयोडाइज सॉल्ट इसलिए एडवाइजेबल होती है क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट यानी कि जो सॉल्ट है उसके अंदर हमें क्या मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है। एंड आयोडीन जो है हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए जरूरी है टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हमारी को क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट मेटाबॉलिज्म, एज टू प्रोवाइड बैलेंस ग्रोथ, एक प्रॉपर बैलेंस ग्रोथ के लिए। और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, वो क्या कॉज करता है, गॉइटर। गॉइटर इज अ डिसीज जिसके अंदर हमारी जो नेक है वो स्वेल ऑन हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको साइड में पिक्चर भी दिखाती हूँ। दिस इज अ गॉइटर जिसके अंदर नेक स्वेलन हो जाती है अगर हमारी सॉल्ट के अंदर आयोडीन की कमी है या हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में सिक्रीट होता है, बट कब सिक्रीट होता है, जब कभी भी हमें स्ट्रेस फील हो रहा होता है, नर्वसनेस फील हो रही होती है, फियर फील हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कभी डर रहे हैं तो हमारी बॉडी कांप रही होती है, ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए एड्रेनलिन जो होता है वो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है,
ठीक है। ऑल्सो जब हम कभी किसी स्टेज पे जाते हैं तो हमें नर्वसनेस फील होती है, हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, है ना। उस टाइम हमारी बॉडी में क्या सिक्रीट हो रहा होता है, एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा होता है, सो दैट हम उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकें। ठीक है। तो एड्रेनलिन जो होता है वो कौन सी ग्लैंड से निकल रहा होता है, हमारे अंदर एक और ग्लैंड होती है, दैट इज एड्रेनल ग्लैंड होती है। एड्रेनल जो ग्लैंड होती है वो सिक्रीट कर रही होती है एड्रेनलिन हार्मोन। अब ये कैसे काम करती है, तो एड्रेनलिन जो होता है इसको हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहते हैं। जैसे कि अगर किसी को डर लग रहा है तो डर से क्या होगा, आप लोग या तो भागने की कोशिश करेंगे या आप अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे हेल्प हो रही है, तो इसको ध्यान से देखिए। एड्रेनलिन जो होता है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में सीक्रेट होता है और हमारी पूरी बॉडी पर लेकर जाया जाता है। अब ब्लड जो है वो मेनली किस ऑर्गन के पास जाता है, मेनली हार्ट के पास जाता है। तो टारगेट ऑर्गन हुआ हार्ट। अब हार्ट ने पूरे ब्लड को पंप कर दिया पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन हमारे ब्लड में अभी क्या है, एड्रेनलिन है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो हमारी जो बीट फास्टर करता है, जल्दी फास्ट बीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई होती है मसल्स में। क्यों, हमें जो फिजिकल रिस्पॉन्स देना है किसी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, हमारी मसल्स में ज़्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है, हार्ट बीट जब फास्ट हो रहा होता है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा देता है, कहाँ पर, मसल्स को, क्योंकि पूरी बॉडी में जा रहा है पूरी बॉडी में जा रहा है ब्लड, तो और ब्लड में जा रही है ऑक्सीजन, कौन भेज रहा है, हार्ट। कहाँ भेज रहा है, मसल्स को भेज रहा है। अब और भी पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्किन होती है जहाँ पे हमारा ब्लड जाता है। लेकिन उस टाइम पर जब एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा होता है, उस टाइम पर जो ब्लड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन से कम कर दिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है, सारा का सारा मसल्स में, ताकि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सके। ब्रीथिंग रेट ऑल्सो बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो डायफ्राम है और मसल्स हैं वो क्या हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग रेट हमारा हाई हो जाता है। जब हम डर रहे होते हैं या नर्वस होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट हाई हो जाता है, स्किन हमारी पेल हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ब्लड की कमी हो गई है। ठीक है, सारा का सारा ब्लड तो मसल्स ने ले लिया। इन सभी रिस्पॉन्सेज की वजह से जो बॉडी होती है वो डील कर पाती है सिचुएशन के साथ, तो प्रॉपर फिजिकल स्ट्रेंथ मिल सकती है। यू कैन रन, जब आप भागते हो तो भागते हुए भी आपको मसल्स की नीड होती है और मसल्स को ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। कौन पहुंचाता है, हार्ट पहुंचाता है। बाकी सभी ऑर्गन्स से क्या कर लेता है, उसको रिड्यूस, कम कर देता है। बाकी ऑर्गन्स को भी चाहिए होता है ब्लड, बट वहाँ से कम कर देता है और भेजता है सारा का सारा मसल्स, सो दैट मसल की स्ट्रेंथ बढ़ सके। ठीक है, तो इस तरीके से एड्रेनलिन जो है वो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। आपको पता ही होगा, आपके घर में दादा दादी होंगे, किसी ना किसी को डायबिटीज़ तो होती है। तो अगर एक्सेस में हो जाती है, डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो जो डॉक्टर होते हैं वो जो सजेस्ट करते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है, दैट इज पेनक्रियास। ठीक है, ये पेनक्रियास जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती है इंसुलिन, जो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत कम रिलीज हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो इंसुलिन को और सिक्रीट कराने के लिए क्या करते हैं, और तो हम सिक्रीट नहीं करवा सकते, ये तो नेचुरल है, तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं बॉडी के अंदर, सो दैट ब्लड शुगर लेवल जो हो सके वो क्या हो जाए, नॉर्मल आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे है, तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज हैव हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इम्प्रॉपर सिक्रीशन है जिसकी वजह से उनके अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है। उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सम पेशेंट्स को डायबिटीज से ट्रीट कराने के लिए हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं इंसुलिन के। ठीक है, अब आपने ये कंप्लीट इंटेक्स क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ जी, आपके घर में या आसपास किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है
तो क्या चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स को या आपको इन फ्यूचर डायबिटीज़ होगी? मेरा ये क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ क्या एक हेरिडिटरी बीमारी है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दिस इज़ ऑल अबाउट योर नॉलेज। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या डायबिटीज़ एक हेरिडिटरी डिसीज़ है या नहीं है। क्या आपने ऐसा देखा है कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स को होती हैं तो पेरेंट्स में भी होने के चांसेस होते हैं डायबिटीज़, और जब आप उनकी एज में पहुंचेंगे तो क्या आपको भी हो सकता है या नहीं हो सकता। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।